नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आज अध्ययन करेंगे आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपनी प्रश्नोत्तरी जो सीरीज चल रही है उसमें 44वां भाग है। सभी के आएंगे, आदिकाल के प्रश्न हैं, आधुनिक काल के ज़्यादा हैं, भक्ति काल के, रीतिकाल के, इस हिसाब से प्रश्नोत्तरी सीरीज है। प्रत्येक प्रश्न का अपन व्याख्या करते हुए अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति से किया। एक बात और, एक विद्यार्थियों की समस्या है कि क्वालिटी कमज़ोर है। क्वालिटी वीडियो की कमज़ोर नहीं है, आप अपने फ़ोन में क्वालिटी कमज़ोर कर रखी है। आप जैसे ही ऐसे लाइन टच करते हो अपने फ़ोन को, तो इस साइड में देखो, यहाँ पर आपको 3 लाइनें दिखेंगी। उस लाइनों पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्वालिटी नज़र आएगी कि आप 160 रखते हो, 240 रखते हो, 360 रखते हो। तो वहाँ पर आप क्लिक कर दो 360 पे, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आएगा आपका वीडियो। तो आप अपने फ़ोन में वो अच्छे से ठीक से कर लें। एक दूसरी बात, आप प्लेलिस्ट नहीं जानते हो, ये वीडियो जो चल रहा है, इस वीडियो में यहाँ पर P&P एजुकेशन पॉइंट नाम है, उस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको मिलेगा वीडियोज़, प्लेलिस्ट, इस हिसाब से ऑप्शन, कम्युनिटी पोस्ट, अबाउट, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको। इस प्रकार से आप चेक करके पढ़ सकते हो। अन्य वीडियोज़ भी डाले हुए हैं। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें दूसरी वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट से देख लिए। अब देखिए, किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति से किया है? नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल, शिव प्रसाद सिंह। अपने सामने कभी भी ऐसा प्रश्न आता है व्यंग्यात्मक, तो अपना दिमाग सीधा नागार्जुन पे जाता है। परंतु यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है? नागार्जुन तो क्या है कि प्रगतिवाद की सलाह का पुरुष हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी हैं, व्यंग्यात्मक उपन्यास नहीं लिखे। स्वतंत्र होने के बाद में भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण है वो श्रीलाल शुक्ल ने किया है, राग दरबारी उपन्यास में। ध्यान रखना, राग दरबारी उपन्यास पे श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक लेख और निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है? यानी हरिशंकर परसाई ने जो लेख और निबंध लिखे थे उनका विषय क्या रखा था? विसंगतियों को उजागर करना, हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव व जड़ता को तोड़ना, वास्तविक स्थिति का चित्रण करना। ऑप्शन बड़े क्रिटिकल बनाए हैं आज। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा विसंगतियों को उजागर करना। यानी हरिशंकर परसाई को कहाँ पर भी विसंगति दिखी, जैसे समाज पे विसंगति दिखाई दी तो संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई नाम करके एक निबंध लिख डाला। राजनीति पे दिखाई दी तो राजनीति पे बहुत से निबंध लिखे। स्वतंत्रता पे दिखी तो ठिठुरता व गणतंत्र दिवस। दिखावे पे दिखी तो प्रेमचंद के फटे जूते। इस प्रकार से हर लेख या निबंध है उसमें विसंगतियों को उजागर किया है उन्होंने, उस पर करारी चोट की है, ठीक है। ये मत कर देना कभी हास्य प्रदान करने की, उनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो हमें हंसी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। हरिशंकर परसाई का मुख्य जो लक्ष्य था वो विसंगतियों को उजागर करना है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बात समझ में आई है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी नहीं लिखी है? किस लेखक ने जीवनी नहीं लिखी है? रामविलास शर्मा ने लिखी है निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में। अमृत रॉय ने लिखी है प्रेमचंद की कलम का सिपाही। अगेन ने विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी लिखी है। अगे ने कोई किसी की भी जीवनी नहीं लिखी है, तो यहाँ पर उत्तर सही क्या होगा? अगे होगा। अगे की जीवनी है वो राजकमल ने लिखी थी, शिखर से सागर तक। वो अगे की जीवनी थी, नहीं कि अगे ने लिखी थी। जीवनी वो होती है जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, और आत्मकथा वो होती है जो लेखक स्वयं लिखता है। तो इन तीनों लेखकों ने दूसरे लेखकों के बारे में लिखा है, अगे ने नहीं लिखा, तो उत्तर अपना क्या होगा? अगे ही होगा। ये जीवनी इन्होंने नहीं लिखी है। कुवानो नदी के लेखक कौन है? आशा करता हूँ सभी को पता होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। बांस का पुल है, कुवानो नदी है, लड़ाई इनका प्रसिद्ध नाटक है, और बकरी। आगे देखिए, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक कौन है? रांगे राघव, कमलेश्वर, यादवेंद्र शर्मा चंद्र या सुदर्शन। तो मित्रों, सुदर्शन के द्वारा हार की जीत प्रसिद्ध कहानी लिखी हुई है, और ये बहुत ही शानदार कहानी है हार की जीत सुदर्शन की। उसमें एक डाकू होता है और एक बाबा भारती होते हैं। तो डाकू होता है, उसका मन है वो बाबा भारती के घोड़े पे आ जाता है, और वो छल कपट से घोड़ा छीन लेता है बाबा भारती का। और अंत में बाबा भारती यही कहते हैं, ये अपाहिज बन करके छीनता है, तो बाबा भारती कहते हैं कि ये बात किसी को बताना मत,
वरना लोग हैं वो, लोगों का विश्वास है वो अपाहिज या दीन दुखियों से विश्वास है वो उठ जाएगा। ये दो शब्द हैं वो डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर देते हैं और वो घोड़ा वापस लौटा देता है। इस प्रकार से ये बहुत ही शानदार कहानी है। अस्तित्ववाद से प्रभावित, नेक्स्ट पर्सन है अस्तित्ववाद से प्रभावित। झूठा सच यशपाल का है। ये तो देश विभाजन है। मेला आंचल, ये पहला आंचलिक उपन्यास है रेणु का। अपने अपने अजनबी, अज्ञेय का। गुनाहों का देवता, ये सरस भावपूर्ण प्रेम कहानी है धर्मवीर भारती की। अपने अपने अजनबी अज्ञेय का उपन्यास है। ये अस्तित्ववाद या फिर फ्रॉइड के सिद्धांतों से प्रभावित है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, छायावाद के समर्थन में पहला निबंध किसने लिखा? तो देखिए, छायावाद के समर्थन में सबसे पहले निबंध मुकुंद पांडे के द्वारा शारदा पत्रिका में 1920 में हिंदी में छायावाद नाम करके लिखा गया था। कभी छायावाद शब्द देखते ही आप प्रसाद की तरफ मत दौड़ने लगना। अगले ने प्रश्न क्या पूछा, उसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला निबंध है वो मुकुंद पांडे के द्वारा लिखा गया था। कलाधर के उपनाम से ब्रज भाषा में कविता कौन लिखते थे? तो मित्रों सभी को पता होगा, जयशंकर प्रसाद लिखते थे कलाधर के उपनाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छायावाद के प्रवर्तक। वैसे तो ये सारे छायावाद के प्रवर्तक हैं, प्रसाद भी है, मुकुंद पांडे भी है, श्रीधर पाठक नहीं है और सुमित्रानंदन पंत भी है। तो देखिए, मुकुंद पांडे और मैथिली गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने माना है। अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम देकर के पूछेगा तो मुकुंद पांडे और मैथिली गुप्त को आचार्य शुक्ल ने माना है। सुमित्रानंदन पंत को नंदुलारे वाजपेयी ने माना है और जयशंकर प्रसाद को गणपति चंद्र गुप्त और इलाचंद्र जोशी ने माना। और सर्वमान्य मत से भी जयशंकर प्रसाद ही छायावाद के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। तो अपना यहाँ पर उत्तर सही क्या होगा? सीधा पूछा छायावाद का प्रवर्तक तो जयशंकर प्रसाद उत्तर सही होगा। अगर यहाँ पर नंदुलारी वाजपेयी का नाम दे देगा तो पंत सही होगा। अगर यहाँ पर शुक्ल का नाम दे देगा तो मुकुंद पांडे होगी। प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि की अगर चर्चा की जाएगी तो श्रीधर पाठक पहले स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं साहित्य में, और दूसरे हैं वो रामनरेश त्रिपाठी माने जाते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद की का अपूर्ण उपन्यास, तो कंकाल, तितली और इरावती तीन ही लिखे थे। तो इरावती अपूर्ण उपन्यास है। अब आपसे एक प्रश्न करता हूँ मैं यहाँ पर, आप वीडियो देख ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, तो प्रसाद का अपूर्ण नाटक जरूर बता देना। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि प्रसाद का अपूर्ण नाटक कौन सा है, अगर आपको पता हो तो, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार है मित्रों। प्रसाद की गुंडा कहानी भारत के इतिहास में किस युग का चित्रण करती है? सल्तनत युग का, यानी मुगल सल्तनत का, मुगलों के शासन युग का, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का, या विक्टोरिया के शासन का? तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके शासनकाल की कहानी किसमें है? प्रसाद की गुंडा कहानी में दर्शाई गई है। बहुत अच्छी कहानी है, मौका मिले तो एक बार जरूर पढ़ना। उर्वशी चंपू काव्य किसका है? अब उर्वशी शब्द दिखते ही दिमाग में दिनकर आता है, परंतु यहाँ पर दिनकर नहीं होकर किसका है? चंपू काव्य ये जयशंकर प्रसाद का है। दिनकर का जो उर्वशी है वो एक कामाध्यात्म निरूपण है। पुनर्वा और उर्वशी के कामाध्यात्म का उसमें निरूपण किया है दिनकर ने, और उर्वशी पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। जबकि उर्वशी चंपू जो काव्य है ना वो प्रसाद का है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? विभाजन पर आधारित नहीं है तो वापसी उषा प्रियमवदा की है, सिक्का बदल गया कृष्णा शोभती की है, मलबे का मालिक मोहन राकेश की है, और लेटर बॉक्स। ये तीनों कहानियां हैं ना, ये विभाजन पर आधारित है। जबकि वापसी कहानी है ना वो विभाजन पर आधारित नहीं होकर के नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों के मध्य द्वंद्व का इसमें चित्रण किया गया है। वापसी एक बुजुर्ग होते हैं, वो एक फैक्ट्री में नौकरी या जॉब करते हैं, तो जब इनके बच्चे होते हैं वो शहर में पढ़ने के लिए इनकी बीवी के पास में रहने लग जाते हैं। जैसे 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 इनकी उधर से नौकरी चल रही थी, इधर बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे बड़े हो गए, जॉब लग गए, और पिताजी थे उधर से रिटायरमेंट लेकर के घर पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बच्चों के साथ अपना गुजर बसर करूँ, अपना टाइम पास करूँ, परंतु बच्चों के विचार उनसे मिलते नहीं थे, यानी दोनों के विचार में द्वंद्व का कारण आ गया, द्वंद्व हुआ। तो ये वापस में किसी दूसरी फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए जाते हैं। तब इस कहानी का नामकरण वो वापसी पड़ा था कि यहाँ पर अपना कोई नहीं है। वो पत्नी है वो भी बच्चों की साइड में बोलती है, बच्चे होते हैं वो भी अपनी मनमानी करते हैं, अपने यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो वापसी वो विभाजन की कहानी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। माटी की मूर्ति का रचनाकार कौन है? ये रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी का। माटी की मूर्ति, पैरों में पंख बांध कर, ये भी। ये कोठे ये वल्लियाँ के लेखक कौन है? उग्र,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अमृतलाल नागर या चतुर्सेन शास्त्री। ये कोट है, ये वल्ली या अमृतलाल नागर का उपन्यास है। नेक्स्ट देखिए, पुनर्वा उपन्यास के रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है? तो पुनर्वा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चारूचंद्र लेखा पुनर्वा ए नामदास का पोथा, ये उपन्यास हैं वो किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। रात का हारमोनियम किस प्रकार की विधा है? तो रात का हारमोनियम हो वो कविता है, ध्यान रखना। इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल आते हैं। विधा होती है ना, उनका पता रखना। ये नहीं है कि रट ली सारी विधाओं को, रट तो ली, परंतु ये विधा है कौन सी, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है? तो ये रात का हारमोनियम कविता है। फ्लैशबैक शैली का प्रयोग सबसे पहले किस कहानी में किया गया था? तो जब मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें फ्लैशबैक पद्धति के बारे में अच्छे से बताया था, आप वीडियो देख लीजिएगा, कहानी वाला, उसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई प्रथम कहानी उसने कहा था, जबकि फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया प्रथम उपन्यास है वो शेखर एक जीवनी अज्ञे का है। उसने कहा था ये चंद्र शर्मा गुल्लेरी की कहानी है। ठीक है, इसमें स्व प्रेम को देश प्रेम पर न्यौछावर किया गया है। लहना सिंह इसका मुख्य नायक है। पढ़ना बहुत अच्छी कहानी है। 1915 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहली फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है। फ्लैश का मतलब कैमरा होता है और बैक का मतलब पीछे होता है। इसमें कहानी को पीछे ले जाया जाता है, अपने समझ में नहीं आती। शुरू में पढ़ते हैं कुछ, जैसे पंजाब के मोहल्ले वगैरह का चित्रण आता है, फिर अचानक आता है लड़ाई झगड़ा, वहाँ की कहानी शुरू हो जाती है। फिर लास्ट में जब इसके पसली में गोली लगती है लहना को, तब अपने बात समझ में आती है कि हाँ ये है क्या। तो इसे बोलते हैं फ्लैशबैक। गोल्ड स्मिथ की कृति द ट्रेवल का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीधर पाठक के द्वारा रोड़ा छंद में किया गया था। गोल्ड स्मिथ की 3 रचनाओं का अनुवाद श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत विभाजन पर आधारित कहानी है। अब की बार बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत विभाजन पर आधारित कहानी, तलाश, तीसरी किस्म, माया दर्पण और शरणागत। तो मित्रों, ये जो शरणागत कहानी है वो भारत विभाजन पर आधारित है और ये कहानी है वो अज्ञे की कहानी है। ठीक है, ये देश विभाजन पर आधारित है। पीछे आई थी कि देश विभाजन पर आधारित नहीं है। कैसे भी घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो अपन को चारों तरफ का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्रत्येक प्रश्न की अपन ने अच्छे से व्याख्या की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।